हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 7 का साइंस सब्जेक्ट साइंस है और फर्स्ट पार्ट का जो पादप में पोषण और पार्ट 2 है। तो देखते हैं कि मृत जीवी और इस 1.4 तो इसमें क्या प्रश्न दिया हुआ है। कह रहा है बुझो जानना चाहता है कि वे जीवित अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं तथा ऐसे प्राणियों में समान मुख नहीं होता, वे हरे पादपों के समान भी नहीं होते हैं, इनमें से क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, अतः वे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन यानी का संश्लेषण नहीं कर सकते। देखो ध्यान से, तो मान लीजिए कि जो भी है कि वे जीव और भोजन मृत्यु से प्राप्त करते हैं। कहाँ से करते हैं? वे जीव और भोजन मृत्यु से प्राप्त करते हैं। और मान ली कि पादप है तो जाइलम से जल और फ्लोएम के द्वारा उससे कलर नीचे के ऊपर से नीचे, ऊपर और नीचे से ऊपर यानी प्राप्त होते चलते रहता है, जिससे वो क्या होता है कि उससे पौधे में भी वृद्धि और ऑक्सीजन की जो भी है, यहाँ आगे हम उसको विस्तार से बताएंगे। चलो नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है अगला। नाम एवं उस स्थानों पर 2.3 तक यानी खा गया ब्रेड या डबल रोटी का कोई टुकड़ा लेकर किसी आवर्धक लेंस अथवा यानी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनको अवलोकन कीजिए तथा अपने परीक्षणों के नोटबुक में लिखिए। मान लिया जाए, देखो नम एवं उष्ण स्थानों पर दो यानी कि इसमें कुछ नम और उस स्थानों पर कह रहा है। देखो ध्यान से, तो नम एवं उष्ण स्थान 2 से 3 दिन तक, मान लीजिए कि ब्रेड है चाहे डबल रोटी है रख देते हैं, तो उसे मान लीजिए रखने के बाद इसे सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रो सूक्ष्मदर्शी को अंग्रेजी माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो माइक्रोस्कोप से देखते हैं कि मान लीजिए जैसे कि उसमें क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, उसे नोटबुक में लिखेंगे। 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, अलग अलग कि किस दिन का क्या परिवर्तन होता रहता है, उसे नोटबुक में लिखने के भी प्रयास हम करेंगे। तो देखो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ये देखने पर सड़े रहे रोटी को टुकड़े पर रुई के धागों जैसी पतली संरचना दिखाई पड़ती है। ये मृत जीवी होते हैं, इन्हें कवक या फंजाई कहते हैं। या क्या कहते हैं? यानी पतली पतली दिखाई देते हैं, रस्सी की तरह यानी टुकड़े रुई के धागे की तरह, उसे मृत या यानी कवक या फंजाई कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पहली नाम है, पहली जानना चाहती है कि वर्ष, देखो वर्षा ऋतु में वर्षा आया, ये वर्षा ऋतु में, देखो ध्यान से, वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं, इसके बारे में यानी जानना चाहता है। तो देखो वर्षा ऋतु में कवक के जीवाणु आमतौर पर हवा में मौजूद रहते हैं। जब वे नम और उष्ण वस्तुओं पर बैठते हैं तब वे अंकुरित होकर उग जाते हैं। वर्षा ऋतु में वस्तुओं के गीली होने की संभावना सबसे अधिक होती है, अतः वर्षा ऋतु में कवक अनेक वस्तुओं को खराब कर देते हैं, समझ में, और जिससे वह क्या होते हैं यानी कि वह कवक अचानक प्रकट हो जाते हैं, समझ में। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या आप बता सकते हैं कि अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा जा सकता है? मैंने हम कवक द्वारा खराब होने से कैसे बचाते हैं, देखो तो हाँ, कवक त्वचा रोग, आंत रोग आदि फैलाते हैं। यदि कुछ कवकों का औषधि में भी प्रयोग होता है, यानी त्वचा और आंत रोग भी यह फैलाते हैं, लेकिन कुछ कवकों का यानी औषधि के रूप में भी प्रयोग होता है। चलो नेक्स्ट है, यानी बूझो जानना चाहता है कि क्या कवक रोग कारक भी होते हैं, माने रोगों का कारक भी होते हैं। तो हाँ, वे मृदा को पुनः पोषक तत्व में यानी समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक डालते हैं। भूमि में क्या यानी देखो यहाँ है, हाँ देखो यहाँ पहली के बारे में पहले बता दे एक दफे फिर से, यानी कि वस्तुओं में सूखा और ढककर रखने से हम उन्हें खराब होने से बचा सकते हैं। कोई भी वस्तु है। तीसरा है कवक अचानक यानी कि
आप बचा सकते हो। वस्तुओं को खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? तो वस्तुओं को हम बचाने के लिए सबसे पहले यानी कि किसी प्रकार ढक कर या बहुत दिन सुरक्षित कर कर उसे रखेंगे, ढक कर रखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी है यानी फ्रिज व्रिज में रखते थे, जिससे वो क्या होते हैं, वस्तु यानी ज़्यादा दिन तक टिकाऊ होते। तो बुझो अगला चौथा का रोग कवक है कि यानी कि वे मृदा को पुनः पोषक तत्व में समृद्धि कर देते हैं, जिसे उर्वरक डालते हैं। मुझे जानना था है कि कवक रोग कारक भी होते हैं। हाँ होते हैं, क्योंकि वह मान लीजिए कि अगर जमीन में जो भी होते हैं उसे एक समृद्धि के रूप में, भूमि में उर्वरा शक्ति के रूप में प्रयोग होता है। समझ में? नेक्स्ट 1.5 में यानी मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? माने पोषक तत्व की पूर्ति किस प्रकार, मान लीजिए जमीन में ऊपरी वाले मृदा जो होते हैं उससे पोषक तत्व की किस प्रकार पूर्ति हो जाती है? तो मुख्य रूप से देखो ध्यान से, तो देखो उसमें फर्स्ट प्रश्न है कि क्या अपने किसानों को अपने खेतों में अचानक माली की बगीचों में लौन और गमलों में खाद अथवा उर्वरक डालते देखा है? तो क्या अपने जानते हैं कि वे इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? हाँ, तो मृदा में मिलाते कि यानी कि मृदा में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति के लिए। किस लिए मिलाते हैं? मृदा में पोषक तत्व की पुनः पूर्ति के लिए इन्हें मिलाए जाते हैं। हाँ, वे मृदा को पुनः पोषक तत्वों की समृद्धि के लिए भूमि में उर्वरा डालते हैं। चलो नेक्स्ट अगला है, क्या हम कह सकते हैं कि यानी कीटभक्षी पौधे आंशिक विषय पोषी है? हाँ, मतलब क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और पोषक तत्व की कमी रहती है, जिसके कारण वो जो है कीटों को भक्षण कर कर वो अपना पोषक तत्व पूर्ण कर लेता है। देखो इसमें क्या दे रहा है? हाँ, इसमें सिर्फ यस दिया है, हाँ दिया। नेक्स्ट अभ्यास प्रश्न है, यानी कि जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? और देखो जीवों की खाद्य की आवश्यकता, तो देखो काम करने के लिए, सबसे पहले जीवों की खाद्य की आवश्यकता काम करने के लिए, ऊर्जा पाने के लिए, शरीर निर्माण के लिए, शरीर की टूटे फूटे की मरम्मत के लिए, शरीर में कार्य को बनाए रखने के लिए। मान लीजिए शरीर में ऊर्जा, अगर मान लीजिए देखो खाद्य की आवश्यकता, कोई भी मनुष्य चाहे कोई भी जानवर जीव जंतु, अगर उसे खाद्य अगर बढ़िया से आवश्यकता खाद्य यानी भोजन चाहे जो भी खाद्य नहीं मिले पेड़ पौधों को भी, तो क्या हो सकते हैं यानी तो वह जो है सूखने लगते हैं वो पूर्ण रूप से। अगर देखो खेती जब होता है कि जो खेती में उर्वरक छिड़ते हैं, अगर जो नहीं छिड़ता तो वो क्या होते हैं यानी कि उसको यानी कि बहुत कम मात्रा में अनाज होते हैं। समझ में? हम अगर थोड़ा दिन के भूखे रह जाए तो हम भी जीवित यानी कि हमारा शरीर भी ऊर्जा नहीं मिलने के कारण अस्वस्थ हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कि देखो ध्यान से दूसरा प्रश्न कि परजीवी में यानी कि परजीवी एवं मृत जीवी में अंतर स्पष्ट कर। देखो परजीवी का मतलब जो दूसरे पर निर्भर है, परजीवी का मतलब क्या होता है? जो दूसरे पर निर्भर है। और मृत जीवी के मतलब होता है कि वो किसी पर निर्भर ना होने, वो मृत ही रहना, न वो किसी कहीं पर रख दो उससे कोई चीज का मतलब है नहीं रहता। तो परजीवी देखो इसमें क्या अंतर स्पष्ट कर रहा है? परजीवी सजीव जीवों से पोषण प्राप्त करता है, मृत जीवी अपना भोजन यानी जीवों के मृत और सड़े गले जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। यानी परजीवी देखो, तो परजीवी बहुधा परपोषी के ऊपर या भीतर रहते हैं, यानी मृत जीवी मृत और सड़े गले पदार्थों के ऊपर रहते हैं, यानी कहीं बीग दो कहीं पे कुछ कर लो, वो अपना उससे कोई यानी कि अपना भोजन वो स्वयं चाहे भोजन अगर तो मृत जीवी तो वो अपना मरने के बाद भी वो जीवित होता है, तो वो अपना वो जो है कीड़ा मकोड़ा जहाँ उत्पन्न हो जाते हैं, कोई सड़े गले बिक दो तो मान लीजिए कोई भी सामान बिक दो तो जैसे सड़ गलता है तो उसमें से कीड़े उड़े हो जाते हैं, तो मृत जीवी के रूप में यानी मरे हुए सामान में भी वो कीड़ा हो जाता है, तो मृत जीवी कहलाता है। समझ में? चलो नेक्स्ट है अगला तीसरा प्रश्न, आप पत्ती में मंड या स्टार्च की उपस्थिति की का परीक्षण कैसे करेंगे? हाँ, जो बीच वाला जो जाली का आकार रहता है ना पत्ती में, बीच वाला जाली वही मंड या स्टार्च की उपस्थिति का होता है। समझ में आया? तो इसमें देखो क्या करा है कि पत्तियों पर आयोडीन विलायन की बूंदे गिराकर हम मंड की उपस्थिति का परीक्षण कर सकते हैं। जब आयोडीन मंड स्टार्च के संपर्क में आता है तो एक गहरा नीला रंग नजर आता है। और देखो अब मान लीजिए कि जैसे वो ड्रॉप डालेगा मंडेस्टर तो वो गहरा नीला रंग दिखाई देता है, जैसे नमक वमक में आयोडीन में जैसे मान लीजिए कि वो डालता है तो वो हरा हो जाता है, यानी कि वो परीक्षण हो जाता है कि इसमें आयोडीन की मात्रा है। तो इसी प्रकार स्टार्च की मात्रा को भी यानी कि जानने के लिए भी हम वहाँ पत्तियों को रखते हैं, जैसे उसमें यानी विलायन को देखो पत्तियों पर आयोडीन की विलायन, किसका विलायन? आयोडीन की विलायन बूंदे गिराकर हम मंड की उपस्थिति का परीक्षण कर सकते हैं और उसे जान सकते हैं वो किस प्रकार गहरा नीला रंग हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम यानी संक्षिप्त में हरे पादपों देखो ध्यान से, तो हरे पादपों में देखो ध्यान से यानी पादपों में खाद्य संश्लेषण
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा संभव है। प्रकाशन के दौरान पत्तियों के क्लोरोफिल युक्त कोशिका सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड में जल से कार्बन डाइऑक्साइड संश्लेषण करती है। इस क्रम में निम्नलिखित समीकरण दर्शाते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, तो सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल पर कार्बन डाइऑक्साइड। देखो यहाँ तो सबसे पहले सूर्य के प्रकाश, यहाँ ध्यान से चित्र समझ लो, पहले भी बताया और अभी भी बताया। देखो जैसे ही पौधा है तो सूर्य के प्रकाश से यह प्रकाश लिया, सौर ऊर्जा लिया, सौर ऊर्जा से अपना भोजन किया, तो यानी वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वायुमंडल से क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, और वह कार्बन डाइऑक्साइड ने जब भोजन ग्रहण तो उसके बाद क्या हुआ, ऑक्सीजन छोड़ा, ऑक्सीजन क्या किया, छोड़ा, और खनिज जल और खनिज लवण पृथ्वी से यानी जमीन से लिया, जल और खनिज कहाँ लिया, जमीन से लिया, और पत्तियों में क्लोरोफिल, तो बीच जो पत्तियों में क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जैसे मंड अभी बताया कि उस पर जैसे ही आयोडीन का विलयन डालने पर पत्तियों जो गहरा नीला हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो अगला नेक्स्ट 5वां है, किसी प्रवाह की चित्र जैसा दर्शाता है कि पादप भोजन के मूल स्रोत। हाँ, यानी कि जैसे पेड़ पौधे पत्ती होते हैं, जैसे जमीन से होते, मिट्टी से जैसे पेड़ पौधे के छोटा छोटा या घास भूसा हो गया, तो पादप ये होंगे, तो पादप से जैसे मान लो वहाँ कीड़े मकोड़े का भक्षण करता है, कीड़े मकोड़े को मेढक खाता है, कीड़े मकोड़े को कौन खाता है, मेढक, और मेढक को कौन खाता है, सर्प, मेढक को कौन खा जाता है, सर्प खा जाता है, मेढक को सर्प खा जाता है, और सर्प को चील, सर्प को क्या खा जाता है, चील, जो बाज होते हैं बाज खा जाते हैं, जो एक प्रकार के ये वायुमंडल का चक्र सर्किल के रूप में चलते रहता है। तो थैंक यू बच्चों, और एक और इसमें पार्ट बचा हुआ है इसी पार्ट का जो अभी बता रहे हैं। थैंक यू।